हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव लेकर के आए हैं जिसमें कवर कराया जा रहा है CSAT यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि है यूपीएससी के जीएस पेपर 2 पेपर। ओके। और आपको पता ही है कि CSAT कितना ज़्यादा ट्रिकी हो चुका है इसको सॉल्व करना। 2023 में कितना ज़्यादा लेंदी पेपर आ गया था जिससे टफ़ भी कहा जा रहा है और टफ़ था भी। तो CSAT के बारे में जो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कि यूपीएससी का पेपर सेकंड है, ठीक है, और जो 200 मार्क्स का होता है और 80 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। ओके। और आपको ये क्वालिफाइंग है जिसमें आपको 33% मार्क्स लाते हैं, जो कि है 66 मार्क्स के इक्वल। यानी कि आपको बिना नेगेटिव किए हुए 27 क्वेश्चंस सही करने हैं, ठीक है, एग्जैक्ट। तो इस कड़ी में जो है हमने जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, ठीक है, उसको कवर कराने की कोशिश की है। तो 2014 से लेकर के, ठीक है, 2023 तक के क्वेश्चंस को, स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन को हम कवर कराएंगे, जिसमें अभी तक हमने 2014, 15 और 16 और 2017 तक के पेपर को कवर करा लिया है, कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 2018 के पेपर को, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 2022 तक का ही डाटा मौजूद है, ठीक है। बट मैं आपको 2023 में भी बता दूँगी कि कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं। वो भी लगभग 27 क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो ये रहा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि बाइलिंगुअल है, ठीक है। और यहाँ पे आप हर साल देखोगे 2012 से लेकर के कि 32, 24, 26, 30, 27, ठीक है। 2017 में 30 क्वेश्चन आए थे और उस साल मुझे लग रहा है काफ़ी इजी क्वेश्चन थे कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है। और 18 में 26 क्वेश्चन है जो हम पेपर सॉल्व करेंगे। फिर 30, 25, 27, 28 ऐसे ही क्वेश्चन आ रखे हैं। यानी एवरेज आपका क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन से वो 27 से 28 के बीच में आता है एवरेज, ठीक है। कभी ये 30 तक भी गया है और 32 तक भी गया है, और मिनिमम ये 26 तक गया है, ये 25 तक गया है, ठीक है। तो आप इसको 25 और यहाँ 2013 में, तो ये 2014 में तो वैसे भी आपका चेंज हो गया था पैटर्न यूपीएससी के द्वारा। तो हम इसको 25 मिनिमम मान के चलेंगे। तो आप किसी भी हाल में इसको स्किप मत करना, ठीक है। और इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन है वो तो आपका 2015 से लगभग नहीं आ रहा है, तो आज तक तो नहीं आया है। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा और कुछ भी बेस्ट नहीं हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। मार्केट में सारे टेस्ट अवेलेबल है, बट वो कोई भी लेवल टच नहीं कर पा रहा है यूपीएससी का। तो यूपीएससी के पास पेपर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए स्पेशली। तो पेश है आपके सामने आज का पैसेज फर्स्ट, ठीक है। और इसमें दिए गए कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं बता दूं आपको कि हमें जो आंसर है वो पैसेज के आधार पे ही निकालने हैं, ठीक है। ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये ध्यान रखने वाली बात है कि केवल इन पैसेज के आधार पर ही निकालने हैं आंसर। और कुछ ट्रिक्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, जैसे कि एक्सट्रीम वर्ड्स, केवल कुछ और सभी इस तरीके के वर्ड्स, पर हम फिर भी पैसेज को ही आधार बनाएंगे सॉल्व करने का, ठीक है। और हम सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ताकि हमारे दिमाग में ये टारगेट रहे कि पूछा क्या जा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत जो है वो निष्कर्ष, ठीक है, क्या हो सकता है। तो चलिए हम पैसेज को पढ़ते फिर सर्वाधिक तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि क्या करना है, स्टेप क्या लेना है। विश्व की जनसंख्या 1990 में 1.6 अरब के लगभग थी। आज ये 7.2 अरब के लगभग है, ठीक है, और बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि पर किए गए हाल के आकलनों से यह पूर्वानुमान होता है कि विश्व की जनसंख्या 2050 में 9.6 अरब और 2100 ईस्वी में आपको 10.9 अरब हो जाएगी। यूरोप और अमेरिका के सदृश, जहाँ केवल 3 से 4%, यानी यूरोप और अमेरिका में केवल 3 से 4% जनसंख्या जो है वो कृषि पर लगी हुई है, और भारत की लगभग 47% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यदि भारत सेवा क्षेत्र
लगातार प्रगति करता है और विनिर्माण क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ता है, तो भी ये संभावना की जा सकती है कि 2030 तक में भारत जो है हमारा चीन से आगे निकल जाएगा और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा, जो कि 2023 तक ही हो चुका है। सॉरी हाँ 23 तक हो चुका है, हमने 23 में आंकड़े देखे थे, अभी तो 24 है। भारत की लगभग 42% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है या करेगी। यहाँ पे 2030 की बात की जा रही है कि तब भी हम कितना भी आगे बढ़ जाएंगे विनिर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, तब भी हम कृषि प्रधान देश रहेंगे। ओके, तो अब हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम उस वक्त भी अगर 42% जो जनसंख्या हमारी कृषि पर आधारित रहेगी तो हमारा क्या होगा। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांति महत्व की है। तो हाँ, ये निष्कर्ष निकल सकता है क्योंकि हमें 42% जो है 2030 तक भी हमारी जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित होगी, तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं कि इससे भी शायद सटीक आंसर मिल जाए। तो आगे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से इसकी कृषि पर निर्भर करती है। हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था जो प्रमुख रूप से इसकी कृषि पर निर्भर करती है, पर हमें निष्कर्ष निकालना है, ये तो तथ्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत को अपनी तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कठोर उपाय करने चाहिए। ऐसा कुछ भी पैसेज में लिखा ही नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी है कि भारत के कृषि समुदायों को अपनी आर्थिक दशाओं में सुधार लाने के लिए अन्य व्यवसायों को अपना लेना चाहिए। अन्य व्यवसायों को अपना तो रहे, लेकिन आर्थिक दशाओं को सुधारने के लिए और ऐसी सारी चीज़ें निष्कर्ष नहीं निकल लेंगी ये। ठीक है, कि निष्कर्ष में हम ये निकालें। निष्कर्ष में आपका मतलब होता है कि आप लास्टली आपको जो क्रक्स मिल रहा है उसमें से आप क्या उपाय निकाल पा रहे हो। ठीक है, क्या मायने निकाल पा रहे हो। यहाँ पे जो दो मतलब दे रखे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन जो बी कहता है कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से कृषि आधार पर निर्भर करती है, तो ये तथ्य दिया गया है जो मौजूद है पैसेज में। लेकिन ऑप्शन ए जो कहता है कि कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांतिक महत्व की है, तो यहाँ पे उन्होंने निष्कर्ष दिया कि हमने जो पैसेज पढ़ा है उसका हम लास्ट में निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं, हम उससे क्या निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये निकाल पा रहे हैं कि क्रांतिक महत्व की है। तो चलिए नेक्स्ट पैसेज को देखते हैं। तो ये है पैसेज 2। ठीक है, और हम देखेंगे कि इसका सर्वाधिक तार्किक उपनिगमन यानी कोरोलरी क्या है। कोरोलरी का क्या मतलब होता है, उपनिगमन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि परिणाम क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ऊपर पढ़ने के बाद परिणाम क्या निकल सकता है इस बारे में ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज कहता है कि खाद्यजात बीमारियां यानी जो फूड से होने वाली बीमारियां हैं, खाने पीने से होने वाली बीमारियां हैं, उत्पन्न करने वाले बहुत सारे रोगाणुओं के विषय में जानकारी नहीं है। ठीक है, अभी हमें इतनी जानकारी नहीं है रोगाणुओं के बारे में, बैक्टीरियाज के बारे में। तो खाद्य संक्रमण खेत से लेकर के थाली तक किसी भी चरण में हो सकता है। तो ये खेत से लेकर थाली तक किसी भी चरण में हो सकता है। चूँकि खाद्य विषाक्तीकरण की अनेकों घटनाएं प्रतिवेदित रह जाती हैं, वैश्विक खाद्यजात बीमारियों का सही प्रसार अज्ञात है। यानी हमें पता नहीं चल रहा है कि जो विश्व स्तर पर खाद्यों के साथ जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं वो क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सुधार के कारण जन जागरूकता में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, यद्यपि खाद्य उत्पादन में तीव्र वैश्वीकरण से खाद्य को नियंत्रित करना तथा अनुरेखित करना कठिनतर होने के कारण उपभोक्ताओं को भेदता बढ़ गई है। यानी कि जो कंज्यूमर हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो फूड का लेन देन होता है, यानी कि एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, उसमें क्या हो गई है कि जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन इससे ना वनरेबिलिटी जो है कंज्यूमर के लिए वो बढ़ गई है, जिसके कारण और इसको नियंत्रण करना थोड़ा कठिन है। और WHO के एक अधिकारी का कथन है कि विश्व हमारी प्लेट पर है। तो इसका क्या परिणाम निकल सकता है। ठीक है, तो चलिए बाय ऑप्शन चलते हैं हम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है, कि खाद के विकल्प अधिक होने के कारण जोखिम अधिक आते हैं।
हाँ, ये भी बात है। तो फिर हम देखते हैं कि ऑप्शन बी क्या कह रहा है, क्योंकि खाद का अधिक ऑप्शन है, प्रसंस्करण है, यानी कि फूड पैकेजिंग वगैरह है, उसके कारण भी प्रॉब्लम आती है। तो ऑप्शन बी जो है, ठीक है, तो इसको हम ऑप्शंस में रखते हैं, अभी कैंसिल नहीं करते हैं। ऑप्शन बी है जो है कि समस्त खाद्य जात बीमारियों का उद्गम खाद्य प्रसंस्करण के हैं, तो इसमें ऐसी बात कही नहीं गई है, तो इसलिए हम इसको कैंसिल करते हैं। ऑप्शन ऑप्शन जो है सी कहता है कि केवल स्थानीय उत्पादित खाद्य पर निर्भर रखना चाहिए। केवल तो एक एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है, इस वजह से हम कैंसिल कर देंगे, और ऐसी कोई बात भी नहीं कही गई है स्थानीय को लेकर के, ठीक है। ऑप्शन डी जो कहता है कि खाद्य उत्पादन के वैश्वीकरण में कटौती लानी चाहिए, जिस हिसाब से है, लेकिन वो परिणाम हम नहीं ये करेंगे कि हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, ना कि सीधे कटौती करने की। तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाता है और हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। चलिए पैसेज थर्ड जो है उसको देखते हैं कि क्या कहता है। तो इसका क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा इसका क्वेश्चन 9, और इसमें लिखा है कि सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष क्या हो सकता है, ठीक है। पैसेज क्या कहता है यहाँ पे कि मैं वैज्ञानिक हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ जो विज्ञान के साधनों का उपयोग करके प्रकृति को समझ सकता है, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सचमुच में ऐसे हैं जिनका उत्तर वास्तव में विज्ञान नहीं दे सकता, जैसे कि कुछ भी नहीं होने के स्थान पर कुछ क्यों है, हम यहाँ क्यों हैं। उन दायरों में मैंने पाया है कि आस्था इनके उत्तरों के लिए, यानी आंसर के लिए बेहतर मार्ग उपलब्ध कराती है। मैं इसको विषम रूप से काल दोष युक्त पाता हूँ, ठीक है, काल दोष युक्त पाता हूँ कि आज की संस्कृति में व्यापक धारणा प्रतीत होती है कि विज्ञान और आध्यात्मिक विचार असंगत हैं, यानी कि बेमेल हैं, कि विज्ञान और आध्यात्मिक को एक जगह पर रखा जाए, जबकि यहाँ पे वैज्ञानिक कह रहा है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब विज्ञान से नहीं आध्यात्मिक से प्राप्त होता है, ठीक है। हम यहाँ बाय ऑप्शन जाएँ तो ऑप्शन ए जो है वो कहता है कि यह विज्ञान ना होकर आस्था है जो अंततः मानव जाति के सभी समस्याओं को सुलझा सकता है। तो ऐसा क्या कहीं पैसेज में लिखा हुआ है, और यहाँ पे सभी जो है वो एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बी ऑप्शन जो कहता है कि विज्ञान और आस्था आपस में संपूरक हो सकते हैं, ठीक है, यदि उनके समूचे दायरे को समझ लिया जाए, तो वो ये हो भी सकता है, ये होपफुल ऑप्शन है। और सी कहता है कि कुछ ऐसे अत्यंत मूलभूत प्रश्न हैं जिसका उत्तर विज्ञान तथा आस्था किसी से नहीं दिया जा सकता। ऐसा कुछ भी पैसेज में लिखा नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी। डी कहता है कि आज की संस्कृति में वैज्ञानिक विचारों को आध्यात्मिक विचारों की तुलना में अधिक महत्व दिया जा रहा है। नहीं, अधिक महत्व ये लाइन में ऐसे हो रहा है कि असंगत मानते हैं, बेमेल मानते हैं, अधिक महत्व दिया जा रहा है या कम महत्व दिया जा रहा है ये नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। अधिक और कम की बात नहीं कही है, यहाँ कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार असंगत हैं, मानते हैं कि ये दोनों विपरीत हैं, तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो गया। हमारा बी ऑप्शन ज़्यादा सटीक होता है यहाँ पे। हमारा पैसेज नंबर 4 और उसका क्वेश्चन क्या कहता है कि लेखक चाहता है कि भारत अपने को अतीत के बंधनों से मुक्त करे। क्यों कि यानी कि वजह बता रहा है, कारण क्या है, ठीक है, यहाँ पे। तो भारत अपने को अतीत के बंधनों से मुक्त करे, और क्यों मुक्त करे, उसका कारण क्या क्या है, चलिए देखते हैं कि पैसेज में कहाँ लिखा है इसका कारण। यद्यपि मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं एवं प्रथाओं को त्याग दिया, और मैं उत्सुक हूँ कि भारत स्वतः उन सभी बेड़ियों को उतार फेंके जो उसे बांधती हैं, ठीक है, यहाँ भारत के बारे में बताया जा रहा है कि बांधती हैं, रोकती हैं, और उनके लोगों को विभाजित करती है, और उनमें से अधिकांश लोगों का दमन करती हैं तथा शारीरिक एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। यद्यपि मैं ये सब चाहता हूँ, फिर भी अपने आप को अतीत से पूरी तरह से काटना नहीं चाहता। तो ये भी है कि अपने आप को अतीत से पूरी तरह से लेखक जो है काटना नहीं चाहता। मुझे अपनी महान विरासत पर गर्व है जो कि हमारी रही है और है, और मैं सचेत हूँ कि मैं भी हम सभी की तरह उस अटूट श्रृंखला की कड़ी
हैं जो इतिहास के उषा काल के भारत के अविस्मरणीय अतीत से संबंध है। मतलब कि ये अतीत के जो बेहतरीन चीज़ें हैं, ठीक है, जो विरासत हमें मिली है उससे ये गर्वान्वित होता है और उसको ये छोड़ना नहीं चाहता है और उस श्रृंखला से अपने आप को अलग नहीं कर पाता है पूरी तरीके से। ऑप्शन ए कहता है कि ये भूतकाल के औचित्य को नहीं समझ पा रहा है, ऐसा नहीं है, ये उनसे गर्वान्वित हो रहे हैं। तो ऑप्शन बी क्या कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके, ये भी कैंसिल है, वो अपने अतीत पे गर्व करता है, महान विरासत पे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी कहता है कि इसके भारत के इतिहास में रुचि नहीं है। अरे अतीत पे गर्व कर रहा है तो रुचि तो हुई ना, इतिहास की तो बात है, भूतकाल की बात है। ऑप्शन डी वे उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं। तो यहाँ भारत को अपने अतीत के बंधनों से मुक्त करें, क्यों? क्योंकि उसको ये भौतिक और आध्यात्मिक विकास से रोकते हैं। ये ऑप्शन सही है और इसका प्रूफ है यहाँ पे कि वो इस जो बंधन है उसको आज़ाद होना चाहता है, बेड़ियों को उतारना चाहता है। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वतंत्रता विकास को रोकती है, ठीक है। तो ये है आंसर यहाँ पे। ये रहा इस कड़ी में इंग्लिश का पैसेज, जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो क्योंकि ट्रिक्स तो दोनों में सेम ही लगेंगे, ठीक है। ये है पैसेज थर्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और ये पैसेज 4 और ये 10th उसका क्वेश्चन। नेक्स्ट जो पैसेज है हमारा ये, और ये काफ़ी लंबा पैसेज है, तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। और ये कुछ ज़्यादा ही लंबा पैसेज है, यहाँ तक है, चलो ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन नंबर 18 और 19 और 20 भी इसी से रिलेटेड है। मैं पैसेज को थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे आप इसको आसानी से पढ़ पाओ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा पैसेज है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ने जाऊँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि किसका या किनका शिक्षा के अधिकार के अधीन सर्वोपरि महत्व है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन दिमाग में रहेगा। दूसरा है पूर्व धारणा क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इस शिक्षा में गुणता लाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा निर्णायक है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या हो सकता है और संदेश क्या है, ठीक है, पूरे पैसेज का। तो ये 4 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो ये अच्छी बात है कि इतना लंबा पैसेज पढ़ने के बाद आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ठीक है, आप पैसेज पढ़ लेना, मैं कीवर्ड्स इसमें इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर देती हूँ। ऑप्शन जो 17 के ऑप्शंस हैं यानी ABCD, और उससे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है कि किस या किनका शिक्षा के अधिकार के अधीन सर्वोपरि महत्व है, ठीक है। तो सर्वोपरि महत्व किस चीज़ का है ये देखते हैं, और हमें पैसेज के आधार पे सॉल्व करना है। तो मैंने तो पैसेज पढ़ लिया है, तो मैं उसके आधार पे आपको बताती हूँ। तो स्टेटमेंट जो 1 है वो कहता है कि सभी माता पिता द्वारा अपने बच्चों को विद्यालय भेजना, ये क्या स्टेटमेंट में, ये पैसेज में है? तो नहीं। और यहाँ पे ये है एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये पैसेज में नहीं लिखा हुआ, तो ए कैंसिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ए और बी ऑप्शन कैंसिल हो गया। और दूसरे पैसेज में लिखा है कि विद्यालयों में प्राप्त भौतिक आधारभूत संरचना की व्यवस्था, भौतिक नहीं, यहाँ पे भौतिक आधारभूत की संरचना की बात नहीं कही गई है, तो हमारा 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 2 ऐसे भी अब ऑप्शन बचा नहीं है। तो 3 देखते हैं कि शिक्षार्थी अनुकूलित शिक्षा प्राप्ति प्रणाली विकसित करने हेतु पाठ्यक्रम सुधार। हाँ, तो ये 3 जो है, ऑप्शन 3 जो है केवल वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व धारणा क्या है। तो पूर्व धारणा में देखते हैं इसके ऑप्शन है क्या। हाँ, तो इसके ऑप्शन मौजूद हैं। तो पूर्व धारणा में है कि स्टेटमेंट 1 कहता है कि शिक्षा का अधिकार बच्चों की शिक्षा प्राप्ति प्रक्रिया के लिए शिक्षक का उत्तरदायित्व होने की गारंटी। ओके, ये तो ठीक है, ऐसा लिखा गया है पैसेज में। चलिए स्टेटमेंट जो दूसरा है वो पढ़ते हैं कि शिक्षा का अधिकार विद्यालयों में बच्चों के 100% नामांकन होने की गारंटी देता है। नहीं, 100% की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। वो गुणवत्ता पूर्वक आपको शिक्षा देने की बात की जा रही है। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बी और डी जो है वो कैंसिल हो गए। और
एक अगर सही है तो चलिए थर्ड भी पढ़ लेते हैं कि शिक्षा के अधिकार का आशय जनांकीय लाभांश का पूरा लाभ उठाना, तो ऐसा कुछ भी लिखा नहीं गया है पैसेज में, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो ए ऑप्शन है 1 ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है 19 नंबर, इसमें लिखा है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा निर्णायक है कि गुणवत्ता कैसे लाया जाएगा। तो पैसेज के आधार पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा है कि विद्यालय में बच्चों की और शिक्षकों की भी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। नहीं, ऐसा नहीं लिखा। और ऑप्शन बी लिखा है शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आर्थिक लाभ उठाना। नहीं, आज मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गई तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, खैर मेंटेन किया जाएगा इसको। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या कहता है कि बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना। नहीं, तो हमारा डी ऑप्शन ऐसे भी सही हो जाता है, जिसमें लिखा हुआ है कार्यकलाप और खोज के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति का अंतर्निवेशन करना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संदेश क्या है, ठीक है, जो पॉजिटिव नोट है वो क्या हो सकता है। पहला है शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार है। संदेश पूछता है ना, तो उसमें से सबसे सटीक वाला, आपको सारे सही लगेंगे लेकिन लगभग, लेकिन सबसे सटीक वाला कौन सा हो सकता है ये ढूंढना होता है। ऑप्शन बी कहता है कि शिक्षा का अधिकार समाज के निर्धन और दुर्बल वर्गों के बच्चों के विद्यालय जाने का समर्थ बनाता है। ऑप्शन सी कहता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शामिल होना चाहिए। ये तो सही लग रहा है। और लेकिन डी ऑप्शन देखते हैं कि सरकार को और माता पिता को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चे विद्यालय जाएं। तो ऐसा पैसेज में नहीं है और कहा गया, लेकिन संदेश के हिसाब से ये सी जो है वो ज़्यादा सटीक है। तो आज का जो पैसेज है यहीं पे होता है ख़त्म। ओ हाँ, इंग्लिश वाले पैसेज को मैंने आपको शो नहीं किया। ये पैसेज जो इंग्लिश में है इसको आप रीड कर लेना पॉज करके, ओके। और ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चन 17 और 18, 19 और ये 20, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच।